चले जी, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का चैप्टर नंबर 15 हम शुरू करने जा रहे हैं और इस हिस्से में हम पढ़ने जा रहे हैं चेक। लास्ट वीडियो में आपने देख लिया है कि जनाब हमने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया था निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर उसकी बेसिक्स आपकी क्लियर हैं तो इंशाल्लाह इसमें कोई मसला कोई परेशानी हमें नहीं होने वाली। ठीक है, चेक इस बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। चेक तो आपको सबको पता है ना क्या होता है, हमने चेक इस्तेमाल भी किया हुआ है, ड्रॉ भी, डिपॉजिट भी करवाया और लिया भी होगा किसी ने से किसी से ज़िंदगी में कभी ना कभी। तो चेक में अगर आप देखो, चेक में तो 3 पार्टीज होती हैं, तो क्या चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है? चेक भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, क्योंकि उसमें एक ड्रॉई होता है। ड्रॉई कौन होता है? बैंक। ड्रॉअर कौन होता है? उसको बनाने वाला, उस बैंक अकाउंट का ओनर। और पेई कौन होता है? जिसके फेवर में वो बन रहा होता है। ठीक है, तो एक होता है ड्रॉअर, एक होता है ड्रॉई, एक होता है पेई। ठीक है, चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ड्रॉई हमेशा बैंकर होगा और ऑलवेज क्या होगा? पेएबल ऑन डिमांड होगा। ठीक है जी। अच्छा, ये चेक का स्पेसिमेन है, आप सबने देखा होगा, अपने घरों में नहीं देखा होगा किसी ने, तो जाके अबू से बोलो अबू चेक बुक दे दें। ठीक है, चलो पार्टीज टू अ चेक। पार्टीज टू अ चेक कितनी होंगी? 3 होंगी। एक होगा ड्रॉअर, एक होगा ड्रॉई, एक होगा पेई। ड्रॉअर कौन होगा? जो बैंक अकाउंट का होल्डर है, अकाउंट होल्डर। ड्रॉई कौन होगा? बैंक होगा। पेई कौन होगा? जिसको चेक दिया गया है। ठीक है, ओके। हु इज अ बैंकर? बैंकर का मतलब क्या होता है? वो बैंकर की डेफिनेशन बता रहा है, आपने इंटर में पढ़ ली हो कभी। बैंकर का मतलब है वो बंदा जो ट्रांजैक्ट कर रहा है बिजनेस ऑफ एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, एंड विड्रॉएबल बाय चेक, ड्राफ्ट और अदरवाइज, एंड इंक्लूड्स एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। अच्छा, पुराने ज़माने में ना जो बैंकर है ना, वो बैंकर ना एक इंसान हुआ करता था, वो बैंकर एक बैंक नहीं हुआ करता था। इसलिए ये बोले ना कि मीन्स अ पर्सन ट्रांजैक्टिंग द बिजनेस। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कंपनी भी तो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो बैंक भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो भी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन पुराने ज़माने में बैंक ने एक इंसान हुआ करता था, आज के ज़माने में बैंक जो है ना वो बैंक है। डिफरेंस क्या है भाई? डिफरेंस ये है कि चेक है, बिल ऑफ एक्सचेंज बिल ऑफ एक्सचेंज है। अभी जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, टेंशन नहीं लो, परेशान नहीं हो। स्पेसिमेन ऑफ अ चेक, देखो ये मीज़ान बैंक का चेक है। अब इसमें क्या है? यहाँ पे ही का नाम है कि भाई पे किसको करना है। यहाँ आ रही है डेट, यहाँ आ रहा है मेरा चेक नंबर, ये आ रहा है अमाउंट इन नंबर्स, यहाँ पे आ रहा है मेरा अमाउंट इन वर्ड्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? सिग्नेचर। अगर दोस्तों आप गौर करो तो इसमें क्या है भाई? सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली है। इसमें अगर मैं दूँ कि मुझे 50 तोला सोना दूंगा, चेक पे लिख के दे दूँ, तो क्या ये एक्सेप्टेबल होगा? बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बेटा माइक ऊपर कहाँ लगाऊँ? यहाँ लगा लूँ, यहाँ लगा लूँ। अब ठीक है, अभी आवाज़ सही आ रही है? नहीं आ रही? कहाँ लगाऊं? ऊपर छत पे लगा लूं? क्या करूं? बेहतरीन आ रही है अब। चलो, आई होप अब आवाज़ सही से आ जाएगी। एसेंशियल्स एलिमेंट ऑफ अ चेक, हम बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट के एसेंशियल एलिमेंट पढ़कर आ गए हैं, तो इंशाल्लाह हमें चेक के एसेंशियल एलिमेंट पढ़ने में मसला नहीं होगा। वो कह रहे हैं चेक मस्ट बी इन राइटिंग। ठीक है, मैंने कब बोला कि ओरल चेक होता है? देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे एंड नॉट अ रिक्वेस्ट टू पे। क्या चेक में आप ये लेते हो बैंक प्लीज़ पे कर दो ना, ऐसा कहते हो? नहीं, ऑर्डर टू पे करते हो। ठीक है जी। अच्छा भाई, ये जो चाय मंगवाई है ना उन्होंने, ये इसी ने मंगवाई, मैंने नहीं मंगवाई है। ठीक है, इससे लेना। अच्छा, द ऑर्डर मस्ट बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल। ठीक है, इट मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉअर। 3 पार्टीज ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई मस्ट बी सर्टेन। अच्छा, the order must be pay a certain sum, the order must be paid to money only, it must be always drawn upon a specified banker, it must always be payable on demand। डन है? अच्छा, वो कह रहे हैं कि चेक नॉट ऑपरेटिंग एस असाइनमेंट ऑफ फंड्स। ये बहुत ही आसान सी चीज़ है, लेकिन कभी कभार ना लोग इसको मुश्किल बना देते हैं और बोलते हैं यार समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास चेक मौजूद है, आपके हाथ में मौजूद है, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपके हाथ में पैसे हैं। हाँ भाई, चेक आपके हाथ में मौजूद है, लेकिन ये फंड्स नहीं है। फंड्स कब बनेंगे? जब आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। बस इतनी सी बात की जा रही थी यहाँ पे। अच्छा, अब अगली स्लाइड में बात कर रहा है कि डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। कह रहा है आओ डिफरेंस पढ़ाऊँ प्यारे बच्चों। ड्रॉई कौन है? बोलो, बैंकर। यहाँ ड्रॉई कौन है? यहाँ एनी इंसान ड्रॉई बन सकता है, बैंकर भी ड्रॉई बन सकता है। पेबल ऑन डिमांड, चेक हमेशा पेबल ऑन डिमांड होगा। ठीक है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज मे बी ड्रॉन पेबल ऑन डिमांड और ऑन एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड आफ्टर द डेट और साइट। पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड, चेक बन जाएगा पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड इज वैलिड, यानी कि जब भी बेयरर आके आपसे क्या करे, बोलो,
डिमांड करे तो आप उसको पे कर देना। बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू बेयर और डिमांड इज एब्सोल्युटली वॉइड दो इट कैन बी मेड पेबल टू बेयर लेटर बाय एंडोर्समेंट इज ब्लैंक। हमने कहा था ना कि अगर पेबल टू बेयर ऑन डिमांड बना दूंगा तो एक करेंसी नोट की तरह ऑपरेट करना शुरू हो जाएगा, तो करेंसी नोट की इजाजत तो इशू करना किसी को है ही नहीं। तो हाँ कह रहा है अगर पेबल टू बेयर बनाना है ना तो आप बस इंडोर्समेंट करके आखिरी छोड़ दो, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, पेबल टू बेयर बन जाएगा। अच्छा स्टाम्प कह रहा है चेक में कोई स्टाम्प नहीं होती, ठीक है, और बिल ऑफ एक्सचेंज में स्टैम्प होती है। स्टाम्प नहीं हो तो क्या लगाना है, हाँ अंगूठा, मतलब साइन करना, अंगूठा लगाना है, टप्पा। क्रॉसिंग चेक में क्रॉसिंग होती है, ये क्रॉसिंग ऑफ चेक क्या होती है अभी पढ़ेंगे। आप सबको पता है कि आपके घर जब घर वाले चाय बोल रहा हूँ अल्लाह माफ़ करे, चेक साइन करते थे तो वो क्या करते हैं, बड़े बुजुर्ग ने ऐसे ऐसे कर देते हैं, तो बड़े बुजुर्ग ऐसे ऐसे क्यों करते हैं हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अच्छा आप बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी क्रॉस स्टॉपिंग द पेमेंट, वो कह रहे हैं कि जो चेक की पेमेंट को स्टॉप करवाया जाता है उसको कहते हैं काउंटर मांड करवाना, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने चेक इशू किया, ठीक है, और मैंने चेक इशू करके क्या किया, मैंने चेक इशू करके समीउल्लाह को दे दिया, ठीक है। समीउल्लाह कहने लगा उजैद भाई मैं रास्ते में जा रहा था, मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा हो गई, यानी कि क्या हुआ, चेक चोरी हो गया, तो आप बैंक से कह के रिक्वेस्ट करके पेमेंट को स्टॉप करवा दें। मैंने कहा ठीक है, मैंने कॉल की, बैंक मेरी बात सुनो, वो जो चेक मैंने अभी इशू किया है ना, इसका चेक नंबर ये आ रहा होगा, अब मेरे या तो फिर मेरे अकाउंट से जितना भी चेक आया ना वो आपने क्या करना है, वापस करा देना है, ठीक है, उसको आपने ऑनर नहीं करवाना। तो चेक की पेमेंट काउंटर मांड हो सकती है बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि एक दफ़ा तीर कमान से निकल गया तो वापस नहीं आ सकता। मौलिका एजाज, मैं वही कहूँ कि आज जो है ना वो आप गायब हैं सर। बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू बेयरर ऑन डिमांड नहीं समझ आया प्लीज़। अच्छा बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू बेयरर यानी कि जिसके हाथ में भी वो होगा और जब भी वो आएगा तो ये एक करेंसी नोट की तरह बन जाएगा, ठीक है, तो इसकी करेंसी नोट की हैसियत हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू बेयरर ऑन डिमांड, जब भी लेकर आए जब भी प्रेजेंट करे तो उसको ये मिल जाए, तो ऐसा इजाज़त नहीं है। ओनली फेडरल गवर्नमेंट कैन इशू सच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है जी। हाँ जी रुक जाओ, अच्छा क्या, तो 1 मिनट गई, मैंने 2 डाली थी वैसे, 1 मिनट ही है शायद, ठीक है। चलो क्रॉसिंग ऑफ चेक बहुत मज़ेदार टॉपिक आने वाला है और कुछ बारीकी है इसके अंदर, वो आपने ना ध्यान से समझनी है, ठीक है। हाँ हाँ बिल ऑफ एक्सचेंज टाइम इंस्ट्रूमेंट हो, कैसे मिसाल दो। हाँ 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 चलो क्रॉसिंग ऑफ चेक कह रहा है चेक की इशुएंस क्रॉसिंग ड्रॉ 2 पैरेलल लाइंस, बैंकर की इंस्ट्रक्शन क्या हो सकती है, पेमेंट वाया ओनली बैंकर इंश्योर ट्रेसिबिलिटी, यानी कि वो आसान ज़बान में देसी ज़बान में कहना चाह रहा है कि जब आप एक चेक को देते हो, ठीक है, और इस चेक को क्या कर देते हो, क्रॉस कर देते हो, इसका क्रॉस करने का मकसद ये होता है कि अब ये कैश ना इन कैश नहीं हो सकता, समझ रहे हो, ठीक है। चेक इन कैश कराने के लिए 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है OTC, ठीक है, एक होता है OTC। ये OTC है वो रोमन नेट्स नहीं है, ओनली ट्राइबल चीफ, ये वाला OTC नहीं है, ये OTC का मतलब है ओवर द काउंटर, ठीक है। और एक होता है क्या, दूसरा बताओ, अकाउंट में पेमेंट हो जाती है, ठीक है। अच्छा ओवर द काउंटर जैसे ही आप ये कर देते हो ना, क्रॉस कर देते हो, तो ये तो फारग हो जाता है, फिर क्या होता है इसका मतलब कि अब से पेमेंट कहाँ होगी, अकाउंट के अंदर होगी। रायान जफर कह रहे हैं सेट रोलेंस, रायान जफर रेसलिंग देखते हो, समर स्लैम देखी, लाइव देखी, मेरे बेटे की पैदाइश ना इतवार की सुबह हुई है, तो जिस वक्त मैं जो है वो अस्पताल में वेट कर रहा था ना, तो समर स्लैम शुरू हुआ था 3:10 पे, तो मैं लाइव लगाई हुई थी। अच्छा घर वाले आ गए गाड़ी में थे, मैं पीछे बैक पे था, बाइक की टंगी भी लगाई हुई थी समर स्लैम, और मैं पट पट पीछे जा रहा था, डर भी लग रहा था छिन न जाए, लेकिन मैंने कहा यार वो लाइव आ रही तो देख लेते हैं। फिर खैर जब नमाज़ पढ़ने गया, बच्चा हो चुका था 4:45 तकरीबन, 5:40 पे नमाज़ पढ़ी, 5:30 बजे तकरीबन नमाज़ पढ़ के आया 6 बजे, तो CM बैंक और गंदर का मैच चल रहा था, वो लाइव आ रहा था, फिर मैं वो देखने बैठ गया। ठीक है क्या, अबे फुटबॉल मैच नहीं है, ठीक है। फिर खैर
सेथरोलिन्स वापस आ गया और मैंने वही किया जो मैंने 10 साल पहले किया था। 10 साल पहले मतलब 12 साल पहले, जो उसने किसके मैच से पिन किया था, रोमनियंस और कौन था, जब उसने 13 साल पहले मरीना बैंक इनकैश कराया था। सेम फीलिंग थी मेरी, बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर हम सो गए। अगली सुबह मैंने सोच लिया कि मैं समरस्लैम लाइव नहीं देखूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे नाइट 1 पे बहुत गुस्सा था। नाइट 2 पे जैसे ही मैं, हाँ 2015 रेसलमेनिया में, फिर जैसे ही मैं अगली सुबह उठा तो तकरीबन कोई 6-7 बज रहा होगा, मैं जल्दी नेटफ्लिक्स खोला, देखा तो उसका कॉडी रूट्स की एंट्री हुई थी। स्क्रिप्टेड भाई, सारा स्क्रिप्टेड है, पूरी प्रोडक्शन है, प्रॉपर प्रोडक्शन है, ये एक आर्ट है, एंटरटेनमेंट है। तो मैंने बोला यार अब कॉडी रूट्स जॉन सीना का वैसे ही मैच होगा ऑर्डिनरी, मैं सो गया। सुबह जब सो के उठा और मैंने एंड लगाया तो ब्रॉक लेसनर वापस आ गया था। मैंने जिस दिन मैं मिस करूँ ना उस दिन कुछ बड़ा होता है। तो खैर कोई बात नहीं, अब स्मैकडाउन देखेंगे, स्मैकडाउन में आएगा लेसनर। आ जाओ, शुक्र है कोई तो रेसलिंग दिखता है यहाँ पे। मैं अकेला पागल होता था क्लास में, पूछता था कोई रेसलिंग दिखता है, कोई दिखता ही नहीं था। ठीक है, अभी मुझे 2-3 शाहकार मिल गए मेरे, ठीक है। अच्छा कोई PS5 खेलते तो बता दो, फिर PS5 में मैच रखेंगे। आईकेप रखेगा, ठीक है, ओके। नहीं भाई आप बड़े लड़के हो, आपके साथ नहीं खेलेंगे, ठीक है। 24 खेलते हैं क्या? 2K24 भी मेरे पास, 2K25 भी है। कोई चीज़ है जो आप नहीं करते सर? पता नहीं, पढ़ाई नहीं करता, ये बात, बस पढ़ाई नहीं कर रहा और सब कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ, जनरल क्रॉसिंग, मेरी बात सुनो, आ जाओ शाबाश। अगर मैं एक चेक को ऐसे ही यूँ जनरल क्रॉस कर दूँ, सिर्फ 2 लाइन डाल दूँ, पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन कहलाती हैं। अगर मैं 2 पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन डाल दूँ, इसका मतलब है कि ये चेक अब इन कैश नहीं हो सकता ओवर द काउंटर, इसकी पेमेंट सिर्फ बैंक अकाउंट में जाएगी। कौन सा बैंक? कोई सा भी बैंक, ठीक है। चलो जनरल क्रॉसिंग, आप ऐसे सादा क्रॉस कर दो या एंड कंपनी लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? जनरल क्रॉसिंग। इसकी पेमेंट अब सिर्फ अकाउंट के अंदर होगी। 2 पैरेलल ट्रांसफर लाइंस विद और विदाउट सच वर्ड्स, ठीक है। इस इफेक्ट ऑफ जनरल क्रॉसिंग, अब क्या होगा भाई? बैंकर टू होम इज ड्रॉन शैल नॉट पे एनी वन अदर देन अ बैंकर, सिर्फ ये बैंक अकाउंट में ही पैसे क्रेडिट करेगा और किसी को हाथ में नहीं देगा। स्पेशल क्रॉसिंग क्या होती है? स्पेशल क्रॉसिंग ये होती है जैसे मैंने क्रॉसिंग कर दी और मैंने इसके ऊपर क्या लिख दिया प्यारे बच्चों, बोलो UBL। इसका मतलब क्या है? अब ये पेमेंट जो क्रेडिट होगी ये सिर्फ UBL के अकाउंट में ही क्रेडिट होगी और कहीं क्रेडिट नहीं होगी। डन। स्पेशल क्रॉसिंग, कंडीशंस फॉर स्पेशल क्रॉसिंग कह रहा है एडिशन ऑफ बैंकर नेम पैरेलल लाइंस आर नॉट रिक्वायर्ड। मतलब चाहूँ तो ऐसे भी लिख दूँ और चाहूँ तो एक चेक बनाया मैंने ऐसा मरीज सा, ठीक है, और उस पर UBL लिख दिया ऐसे, तो ये भी स्पेशल क्रॉसिंग है। बात समझ आ रही है? इफेक्ट क्या होगा इसका भाई? बोलो भाई क्या इफेक्ट होगा? सिर्फ उसी बैंक के अंदर जाएगी, UBL के अंदर ही जाएगी। डन। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, ये कह रहा है कि आप पहले तो रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग के लिए क्या करो, एक जनरल क्रॉसिंग की 2 लाइन्स लगा दो। मैंने ना लगा दी, आगे बताओ। कहता है इसके ऊपर अकाउंट पे ही या अकाउंट पे ही ओनली लिख दो। मतलब अच्छा फिर होगा क्या इससे? कह रहा भाई इसका इफेक्ट ये होगा, इट सीजेस टू बी निगोशिएबल, यानी कि ये फर्दर कोई और निगोशिएबल नहीं हो सकता, यानी कि फर्दर किसी और को ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, यानी कि जो बुनियादी और पैदाइशी हक है ना निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, वो उससे छिन जाएगा अगर आप अकाउंट पे ही ओनली कर दोगे। यानी कि अब जिस बंदे का नाम लिखा हुआ है उसी के उस अकाउंट में ही गिरेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। अमाउंट क्रेडिटेड टू पेईस अकाउंट। चलो आ जाओ अगला, नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग, ठीक है। कह रहे नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग क्या होती है? कह रहे जब आप नॉट निगोशिएबल डाल देते हो 2 ट्रांसफर्स लाइन के बीच में तो उसका इफेक्ट क्या होता है? कह रहे इसका इफेक्ट ये होता है कि ट्रांसफरेबिलिटी रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, यानी कि नॉट निगोशिएबल का मतलब ये नहीं होता कि नॉट ट्रांसफरेबल, ट्रांसफर आप अभी भी इसको कर सकते हो, ठीक है। डज नॉट रिस्ट्रिक्ट ट्रांसफरेबिलिटी, सिर्फ निगोशिएबिलिटी का फ्यूचर इसमें से निकाल देता है। अच्छा ये कह रहा है ये प्रोटेक्ट करता है ड्रॉअर को या होल्डर को, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि होल्डर विद बैड टाइटल कैन नॉट ट्रांसफर गुड टाइटल टू समवन, ठीक है। यानी कि किसी के पास अगर इस चेक का टाइटल बुरा आया था तो अगले वाले बंदे के पास भी बुरा टाइटल जाएगा। हमने एक लफ्ज़ पढ़ा हुआ है, ठीक है, होल्डर इन ड्यू कोर्स। शाबाश, हमने एक लफ्ज़ पढ़ा हुआ है होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये उसको बेचारे को ना प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। हमने कहा था ना हमेशा होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। मासूम होल्डर होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स को तो कुछ पता ही नहीं होता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है? सादा सा आदमी होता है, सीधा सा आदमी होता है, ठीक है। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स से ना ये क्या कर लेता है,
उसका जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होने का हक है ना वो छीन लेता है। वो कहता है कि अगर किसी को चोरी का चेक मिला है, ठीक है, या किसी को टाइटल बैड टाइटल मिला है, तो वो आगे गुड टाइटल ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। डन। अच्छा अच्छा, इसी से ना मुझे एक बात याद आ गई, पता है, इसी से मुझे एक बात याद आ गई। चैप्टर नंबर 14 याद है? अभी थोड़ी देर पहले ख़त्म किया है, याद है? जी कौन बोले इतनी ज़ोर से तुम्हें? अच्छा, वो जो हमने पढ़ा है ना चैप्टर नंबर 14, उसके अंदर हमने बीच से शुरू किया था और ऊपर छोड़ दिया था, ठीक है? तुम लोगों ने मुझे याद भी नहीं दिलाया, तो तुम लोगों को एक बार स्लाइड्स दिखा रहा हूँ। देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की बेसिक्स जिसमें कवर करनी थी हमने, क्या था? रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी होता है, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। सिर्फ पढ़ते रहो, सिर्फ दिखा रहा हूँ। अच्छा, एक होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, एक होता है बेयरर इंस्ट्रूमेंट। पेबल टू ऑर्डर होता है, पेबल टू बेयरर होता है, ठीक है जी। अच्छा, फिर इजी ट्रांसफरेबिलिटी होती है। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये मैंने डिस्कस नहीं किया क्लास में, पता है ना? ये मैंने डिस्कस नहीं किया, मैं डायरेक्ट बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक पे चला गया था। अच्छा, पार्टीज़ क्या होती हैं? अब पार्टीज़ पढ़ाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अब वो बता रहा है भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एक चेक भी होता है, हम पूरा चैप्टर पढ़ के आ गए, ठीक है। अच्छा, होल्डर क्या होता है? ये ज़्यादा डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। कह रहे होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। होल्डर वो बंदा होता है जिसके अपने नाम पे पोजेशन होती है, ठीक है, या तो वो फिजिकली प्रोसेस करे अपने नाम के अंदर, ठीक है, और इसके अंदर ट्रस्टी या बेनामीदार शामिल नहीं होता। ट्रस्टी या बेनामीदार शामिल नहीं होता होल्डर के अंदर, बोलो, ट्रस्टी या बेनामीदार शामिल नहीं होता। अच्छा, ये ट्रस्टी या बेनामीदार क्या होता है? कह रहे ट्रस्टी इज नॉट अ होल्डर। कैसे? अली होल्ड्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ प्रोमिसरी नोट ऑन बिहाफ ऑफ हिज यंगर ब्रदर एज पर देयर फादर्स विल। लीगली अली क्या है? सिर्फ एक ट्रस्टी है, लेकिन ट्रू ओनर नहीं है। बेनामीदार क्या होता है भाई? मिसाल के तौर पे लोग क्या करते हैं आजकल, टैक्स से बचने के लिए अपने अकाउंट की जगह किसी और के अकाउंट में पेमेंट डलवा देते हैं, या अपने अकाउंट की जगह किसी और के अकाउंट का चेक बनवा लेते हैं। तो जिसके नाम पे चेक बना है, जिसके नाम पे चेक बना है, वो क्या है? बेनामीदार है, वो रियल ओनर नहीं है। अच्छा जी, ओके। तो कह रहे हैं होल्डर के पास क्या आता है? राइट टू रिसीव पेमेंट एंड लीगल राइट टू रिकवर मनी आ जाता है। ओके, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है? ये डिस्कशन से मुझे वो याद आ गया था, होल्डर इन ड्यू कोर्स। मैंने कहा होल्डर इन ड्यू कोर्स क्यों नहीं पढ़ा हमने, ठीक है, अब तो आगे आएगा ही नहीं। अच्छा, होल्डर इन ड्यू कोर्स कहता है होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है? जिसने गुड फेथ में टाइटल एक्वायर किया हो विदाउट नॉलेज ऑफ डिफेक्ट्स, और इसके पास क्लीन टाइटल आता है फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स, और ये क्लीन टाइटल फाइनली एक्वायर कर लेता है। अच्छा जी, वो कह रहा है कंडीशन टू बिकम अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। होल्डर इन ड्यू कोर्स से अच्छा सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, होल्डर इन ड्यू कोर्स से अच्छा सवाल पूछा जा सकता है, बोलो, अच्छा सवाल पूछा जा सकता है। होल्डर कौन होता है? कह रहे हैं होल्डर वो बंदा होता है जो कि एसेंशियल्स एलिमेंट्स ऑफ अ होल्डर पूरे करता हो, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं होल्डर फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। कह रहे हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए आपको तो पहले होल्डर बनना पड़ेगा, और होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए ज़रूरी है कि आपने कोई वैल्यूएबल कंसिडरेशन पे करके वो इंस्ट्रूमेंट हासिल किया हो, ठीक है। यानी फ्री फोकट में अगर किसी को मिल गया तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं कहलाएगा। बिफोर मैच्योरिटी चाहे तो दिया, ठीक है, फ्री फोकट में नहीं, कंसिडरेशन के अगेंस्ट होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी रिसीव्ड बिफोर मैच्योरिटी डेट। फॉर इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड इट मस्ट बी टेकन रीजनेबल विद इन रीजनेबल पीरियड आफ्टर इस इशुएंस। कंप्लीट एंड रेगुलर होना चाहिए, इसके अंदर कोई मटेरियल ऑल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। मटेरियल ऑल्ट्रेशन मतलब अमाउंट में डिफरेंस, साइन में डिफरेंस, कोई फॉर्जरी हो गई, वो कुछ भी नहीं होना चाहिए, काटम कोटी कोई नहीं होना चाहिए, और वो होल्डर इन गुड फेथ होना चाहिए। इसने जब होल्डर इन ड्यू कोर्स ने इंस्ट्रूमेंट दिया हो तो विदाउट नेग्लिजेंस दिया हो और गुड फेथ में लिया हो, ठीक है, और उसको कोई शक व शुबात ही ना हो, कोई शक व शुबात ना हो कि इस इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट या इरेगुलरिटी शामिल है। अगर कोई डाउट आ जाए तो बंदे को क्या करना चाहिए? इंक्वायर करना चाहिए, क्योंकि भाई वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने जा रहा है, कोई छोटी बात थोड़ी है। अच्छा, मटेरियल ऑल्ट्रेशन क्या होती है? कह रहे डेट में तब्दीली, सम पेबल में तब्दीली, टाइम में तब्दीली, प्लेस में तब्दीली, या प्लेस एक और ऐड कर दिया विदाउट दी अप्रूवल ऑफ दी मेकर, ठीक है। तो इस तरह के मस्ती करना, इस तरह की चीज़ें छेड़छाड़ी करना, ये क्या है भाई? मटेरियल ऑल्ट्रेशन, ठीक है जी। सलंग निकले अब तक, आ जाओ। इंपॉर्टेंट चीज़, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या फ़र्क होता है? पता चल गया होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है। अच्छा, फ़र्क क्या है? कह रहे जनाब होल्डर इज अ पर्सन हु लीगली ऑब्टेन्स द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विद हिज नेम इनटाइटल्ड ऑन इट टू रिसीव द पेमेंट फ्रॉम द पार्टीज। होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है? कह रहा है ये ऐसा मासूम होल्डर है हु एक्वायर्ड द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोनाफाइड फॉर सम कंसिडरेशन, जिसकी पेमेंट अब तक ड्यू है। कंसिडरेशन यहाँ पे नेसेसरी नहीं होती, यहाँ कंसिडरेशन नेसेसरी होती है। कह रहा है कि होल्डर में नॉट सू ऑल प्रायर पार्टीज, होल्डर में नॉट सू ऑल प्रायर पार्टीज, सबके होल्डर इन ड्यू कोर्स सारी पार्टीज को पीछे सू
कर सकता है। इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन भी नीचे आ रही है, पढ़ा दूंगा अभी। अच्छा, गुड फेथ इंस्ट्रूमेंट मे और मे नॉट बी ऑब्टेन्ड इन गुड फेथ, लेकिन ड्यू कोर्स कैसे बनेगा? गुड फेथ में ही लिया हो, विदाउट नॉलेज ऑफ डिफेक्ट्स ही लिया हो, ठीक है। अच्छा, होल्डर के पास जो टाइटल होगा, हो सकता है वो डिफेक्टेड टाइटल हो, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास डिफेक्टेड टाइटल नहीं हो सकता, ठीक है जी। अच्छा, मेजोरिटी अ पर्सन कैन बिकम होल्डर बिफोर और आफ्टर मेच्योरिटी ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए लाजमी है कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट मेच्योरिटी से पहले आया हो। अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट आ रहा था हमारे पास डिस्कशन का कि होल्डर में नॉट सू ऑल प्रायर पार्टीज, ऐसा क्यों? होल्डर कैसे सू नहीं कर सकता पुरानी पार्टीज को? कह रहे जनाब, मिसाल के तौर पे एक अहमद को एक बिल ऑफ एक्सचेंज मिलता है जो कि पहले डिसऑनर हो चुका था और बहुत सेवरल हैंड से डिसऑनर हो के आया था। अब चूंकि अहमद एक रेगुलर होल्डर है, वो पिछले वालों को सू नहीं कर सकता, क्योंकि जब इसके पास वो आया तो ऑलरेडी डिफेक्टेड टाइटल था, तो डिफेक्टेड टाइटल वाला बंदा पुराने वालों को सू नहीं कर सकता, क्योंकि तुम कोई मासूम नहीं हो, तुम्हारे पास डिफेक्टेड टाइटल ही आया है, ठीक है। लेकिन अगर अली ने होल्डर इन ड्यू कोर्स के तौर पे ये लिया होता, बिफोर मेच्योरिटी से लिया होता, फॉर वैल्यू लिया होता, इन गुड फेथ लिया होता, तो फिर ये होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाता और सारे पुराने वालों को सू कर सकता था। अच्छा, अगली बात इसमें एक आ रही थी कि होल्डर में गेट इंस्ट्रूमेंट नॉट इन गुड फेथ, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स के बाद हमेशा गुड फेथ में आएगा। अच्छा, कैसे? कह रहे जाइन को एक प्रोमिसरी नोट मिल गया और सड़क पे पड़ा हुआ और उसे रख लिया, ही इज नाउ होल्डिंग इट बट इट डिड नॉट एक्वायर इट इन गुड फेथ, ही डज नॉट नो वो किसका है और ना ही उसने उसके लिए पे किया था, उसने बस सड़क से उठा के जेब में रख लिया। कह रहे लेकिन अगर फरा यही खरीद ले, ठीक है, बाय द सेम टाइप ऑफ नोट फ्रॉम बैंक, पेस वैल्यू, चेक्स एवरीथिंग और सब कुछ क्लीन है, ओके की रिपोर्ट है, तो फिर क्या बन जाएगी? ये होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाएगी। अच्छा, फिर एक बात आ रही थी कि होल्डर का टाइटल हो सकता है फ्री फ्रॉम डिफेक्ट ना हो, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स का टाइटल हमेशा फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होता है। कह रहा जनाब, उस्मान को एक चेक मिला जो कि ओरिजिनली इशू किया गया था अंडर प्रेशर और फ्रॉड, किसी से गन पॉइंट पे कोर्जन के तौर पे चेक साइन करवा लिया गया था। सिंस ही डिड नॉट वेरीफाई इट्स हिस्ट्री एंड टुक इट कैजुअली, ही इज जस्ट अ होल्डर एंड द फ्रॉड अफेक्ट हिज राइट, ठीक है। लेकिन अगर बिलाल को यही चेक मिल गया विदाउट नोइंग अबाउट द फ्रॉड पेड वैल्यू, और फिर अगेंस्ट वही सारी बातें, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाता है। अच्छा, वो कह रहे हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए लाजमी है कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट आया हो बिफोर मेच्योरिटी, आफ्टर मेच्योरिटी आएगा तो होल्डर इन ड्यू कोर्स आप नहीं बनोगे। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से। कह रहे एक चेक पे डेट आई थी 1 में, पेबल आफ्टर 3 मंथ, यानी कि 1 अगस्त। अगर इमरान को 5 अगस्त को मिलता है तो ये होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि भाई मेच्योरिटी डेट, बोलो ना, जा चुकी है, गुजर चुकी है। तुम लोग के मुंह में जबान नहीं है क्या आज? बोलो ना, मेच्योरिटी डेट जा चुकी है, बोला करो, शाबाश। ओके, बट इफ हमजा गेट अ चेक ऑन 15 तारीख एंड पेज फॉर इट और फाइंड नो इशू, तो फिर वो क्या है? होल्डर इन ड्यू कोर्स है। डन। अच्छा, ओके, वो कह रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कब समझा जाएगा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कब समझा जाएगा? भाई जब समझा जाएगा जब व्हेन इट इज ट्रांसफर प्रॉपर्ली एंड फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। इंडोर्समेंट क्या होती है हम बता चुके ना, कि एक बंदा साइन करे और फिर छोड़ दे, फिर दूसरा बंदा साइन करे, इस अमल को हमने कहा था कि इंडोर्समेंट कहलाती है, ठीक है। वो कह रहा है कि मेकर या होल्डर साइन कर दे ऑन बैक और फ्रंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या सेपरेट पीस ऑफ पेपर पे भी साइन किया जा सकता है, ठीक है जी। जिस जो बंदा साइन करे वो इंडोर्सर कहलाता है, जिस बंदे के लिए साइन की जा रही है वो इंडोर्सी कहलाता है, ठीक है जी। कह रहे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एंडोर्समेंट कुछ होता है। कह रहे हैं मस्ट बी ऑन द इंस्ट्रूमेंट और अटैच स्लिप, सिग्नेचर रिक्वायर्ड है, कोई स्पेसिफिक वर्डिंग रिक्वायर नहीं है, डिलीवरी बेहद नेसेसरी है, इंटायर इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी ट्रांसफर। ऐसा नहीं होता कि 10 लाख रुपए का प्रोमिसरी नोट है तो यार ठीक है 7 लाख रुपए इसके नाम पे ट्रांसफर कर रहा हूँ तो 3 लाख रुपए कहाँगे भाई? बात समझ आई? तो इंटायर इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी ट्रांसफर्ड। स्टेप्स ऑफ एंडोर्समेंट, कह रहे एक बंदा चेक के बैंक पे साइन करेगा, फिर क्या करेगा? वो किसी दूसरे बंदे को दे देगा, फिर क्या करेगा? वो चेक कैश करवा लेगा। वाह यार, कितना बड़ा स्टेप बता दिया, हम पता ही नहीं था, ठीक है। पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या होती है? जैसे होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है? मासूम होल्डर। पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या होता है? मासूमाना तरीके से पेमेंट, यानी कि बैंक के पास अगर एक बंदा जाता है, एक चेक है, ठीक है, एक चेक है, ठीक है, इस पे लिखा हुआ था पे टू मोहम्मद अहमद, ठीक है, और ये कट के यूबीएल में भी डला हुआ था, ठीक है। अब ये मोहम्मद अहमद की जेब से चोरी हो गया और दूसरे मोहम्मद अहमद को मिल गया। अब जो चोर मोहम्मद अहमद था, ठीक है, जिसने चोरी किया था या जिसको डिफेक्टेड टाइटल मिला था, वो बैंक के पास जाता है और बैंक के पास आके बोलता है देखो मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और देखो यूबीएल में मेरा अकाउंट है, ये चेक तो मेरे नाम पे। उसने क्या किया? उसने वेरीफाई किया हाँ मोहम्मद अहमद है, यूबीएल है, सीएनसी वगैरह लिया और पेमेंट कर दी। तो क्या बैंक लायबल कहलाएगा? नहीं, क्योंकि बैंक ने पेमेंट की है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। बात समझ आ रही है? अपेरेंट टेन्योर। अच्छा, इसमें एक बात और भी लिखी हुई थी कि बैंक विल नॉट बी हेल्ड लायबल, क्योंकि बैंक ने पेमेंट की है इन ड्यू कोर्स एंड अकॉर्डिंग टू द अपेरेंट टेन्योर, ठीक है। अच्छा, अपेरेंट टेन्योर क्या होता है? कह रहे स्पेसिफाई करते हैं टाइम एंड कंडीशंस फॉर पेमेंट, पेमेंट मेड इन ड्यू कोर्स, इंस्ट्रूमेंट कंसिडर्ड फुली डिस्चार्ज्ड,
डन, अल्हम्दुलिल्लाह। वो हमने क्विकली चैप्टर नंबर 14 के जो एरियाज हमने बेसिक डिस्कस नहीं किए थे वो हमने कर लिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं चेक पे। चेक चल रहा था हमारा, ओके। क्रॉसिंग ऑफ अ चेक आफ्टर इशू, कह रहा है भाई पहली बात, अगर चेक अनक्रॉस है तो आप जनरली क्रॉस कर दो, अगर चेक जनरली क्रॉस हुआ हुआ है तो आप इसमें बैंक का नाम ऐड करके स्पेशल क्रॉस कर सकते हो। कह रहे हैं स्पेशली क्रॉस हुआ हुआ है तो आप इसके अंदर नॉट नेगोशिएबल भी कर सकते हो। अगर स्पेशली क्रॉस हुआ हुआ है या जनरली क्रॉस हुआ है तो नॉट नेगोशिएबल, अगर स्पेशली क्रॉस हुआ हुआ है तो द बैंकर होम इट इज क्रॉस्ड में अगेन क्रॉस इट स्पेशली टू अनदर बैंकर या एजेंट फॉर कलेक्शन, ठीक है। बैंक भी फर्दर किसी और को कलेक्ट करने के लिए दे सकता है ये चेक, डन। अच्छा, अब आ जाओ पेमेंट ऑफ क्रॉस चेक इन ड्यू कोर्स। कह रहे अगर एक पेमेंट क्रॉस चेक था और बैंक ने ड्यू कोर्स में पेमेंट कर दी तो क्या वो लायबल होगा, नहीं होगा? ये वही वाली कहानी जो मैंने अभी आपको सुनाई है, ठीक है। अच्छा जी, पेमेंट ऑफ चेक आउट ऑफ ड्यू कोर्स। आउट ऑफ ड्यू कोर्स में क्या कह रहा है? कह रहा है अगर बैंक ने अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाई, यानी कि विथ नेग्लिजेंस पेमेंट कर दी, विदाउट हैविंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पेमेंट कर दी, तो फिर क्या होगा? कह रहा है बैंकर लायबल होगा ट्रू ओनर को, लायबल फॉर लॉस ड्यू टू इम्प्रॉपर पेमेंट। एक्सेप्शन फॉर पेइंग बैंकर क्या है? ये वही पेमेंट इन गुड फेथ वाली है, होल्डर पेमेंट इन ड्यू कोर्स वाली है, कि उसने गुड फेथ में पे किया हो, चेक को लग ही नहीं रहा हो कि उसने भाई कोई ऑल्टरेशन की हुई क्रॉसिंग के अंदर, ठीक है। बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल पढ़ लो और क्लियर हो जाएगा। दोस्तों सब साथ हो ना मेरे? वो कह रहा है कि आप एक बैंक को ना एक चेक को एक ही बैंक के नाम पे क्रॉस कर सकते हो। यूबीएल लिख दिया, अगर मैंने एक और यूबीएल करके मीज़ान बैंक लिख दिया तो बस फिर उसकी पेमेंट नहीं होगी, कोई भी नहीं करेगा। इसका कॉन्सेप्ट बड़ा मिलता जुलता है कंपनी लॉ के कॉन्सेप्ट से, प्रॉक्सी के। वो कह रहे हैं कि आप एक से ज़्यादा प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते। सर ऐसा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा जिसमें मल्टीपल चैप्टर से प्रोविजन अप्लीकेबल हो? आ सकता है भाई, कोई 8-10 मार्क का भी आ सकता है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाला चैप्टर नहीं कराएंगे? नहीं कराऊंगा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जिस तरह मैंने ये करा है ना आयशा कामरान, नेगोशिएबल करा है लॉस्ट किंग सीजन, इसी की तरह की मेरी एक बड़ी मशहूर स्टोरी है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की, वो भी पड़ी हुई है पोर्टल पे, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। वो भी स्टोरी से समझाया है और वो तो फुल जानदार समझाया है, पढ़ लेना जाके वो, ठीक है। सर ये चेक डबल क्रॉस क्या था? डबल क्रॉस नहीं था, वो पेमेंट ऑफ क्रॉस चेक मोर देन वंस था। बढ़ जाऊँ आगे? ओके, कह रहा है रिवोकेशन ऑफ बैंकर्स अथॉरिटी। आप बैंकर को कह सकते हो कि यार मेरी जो पेमेंट है वो रोक दो, काउंटर मांड भी करवा सकते हो, ठीक है। या उसको अगर बैंक को पता चल जाए कि कस्टमर मर गया है तो बस फिर वो बैंकर जो है उसको इनकैश नहीं करवाएगा, या वो एक बंदे का पता चल गया कि जनाब वो इंसॉल्वेंट हो गया है तो फिर बैंकर उस बंदे का कैश एक्सेप्ट नहीं करेगा, चेक वगैरह, ठीक है जी। अच्छा, वो कह रहे हैं रूल्स एप्लीकेबल टू बैंक ड्राफ्ट। ये बैंक ड्राफ्ट क्या होता है बताया किसी को? उसकी अमाउंट कंफर्म होती है, बिल्कुल वो बंदा पे ऑर्डर की तरह होता है, सही है। तो फिर पे ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट में क्या फ़र्क होता है? पे ऑर्डर वैसे विद इन सिटी के लिए काम आता है और बैंक ड्राफ्ट आउटसाइड सिटी के लिए काम आता है, ठीक है। तो बस वही सेम रूल्स हैं इसके। भेज जाओ है, वो जो फिज़िकल था वो फिज़िकल मैंने दे दिया था इन लोगों को, जो फिज़िकल ला के देना चाहे। और था ना, सुबह था यहाँ पे, लेकिन चूँकि हमारी वर्कशॉप उसमें क्लैश थी तो लोग सारे वर्कशॉप में आ गए। अब वो ऑनलाइन देना चाहते तो सबमिट करवा दें, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा रात को आज, ठीक है। चलो, चैप्टर नंबर 15 यहीं तक था हमारा सफ़र के साथ। अब हमारा रह गया सिर्फ पार्टनरशिप वाला एरिया।